हेलो दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट को आगे करने से पहले मैंने लास्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर्स ये रहे, आप देख सकते हो। ये आपके आंसर्स हैं जो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो आप टैली कर लो। अगर उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आंसर्स आपके गलत है या फिर मैंने गलत आंसर लिख दिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, भेज देना, ठीक है। अपनी जो भी क्वेरी होगी मैं उसको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है। आज की क्लास में हमें कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब हमें ना इनकम मेथड यानी आय विधि, व्यय विधि और जो मूल्य वृद्धि विधि है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस चैप्टर में। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। सकल इज इक्वल टू, आप भी साथ साथ में लिख लीजिए, सकल इज इक्वल टू होता है शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी मूल्यह्रास क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन होता है, जिसका एक नाम ये भी है सामान्य टूट फूट। टूट फूट, सामान्य टूट फूट, ठीक है, इसका एक नाम है। यानी सकल इज इक्वल टू शुद्ध प्लस मूल्यह्रास, मैंने पहला फॉर्मूला लिखा, साथ में लिखा इसका नाम सामान्य टूट फूट भी होता है। इसके अलावा इसका नाम ये भी होता है अचल पूंजी का उपभोग, या इसको ये भी बोलते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग, या इसको एक और चीज बोलते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग। देखिए जितने भी नाम होंगे मैं आपको सारे नाम लिखवाऊंगा, ताकि अगर पेपर में कोई नाम आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। इसलिए मैं सारे लिखवाने वाला हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं फुल कोर्स होने वाला है जिसमें आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। अगर कोई छूट जाती है तो मैं उसको फिर भी आगे पीछे कभी ना कभी बता ही दूंगा, जैसे मेरे दिमाग में आएगी चीजें, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट करिए, साथ साथ में लिख लिया होगा आपने। तो जैसे जैसे अगर और भी कोई नाम होंगे तो जैसे मैं थ्योरी पोर्शन कराऊंगा या फिर न्यूमेरिकल में आगे आगे जैसे बढ़ता चला जाऊंगा तो आपको नाम बताता चले जाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। तो पहला फॉर्मूला आपका ये रहा। दूसरा फॉर्मूला, बच्चे कहते हैं 2 फॉर्मूले, बच्चे ध्यान से अगर हम देखें तो ये एक ही फॉर्मूला है। अगर आपसे शुद्ध निकालने के लिए कहेगा यानी ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सकल में से मूल्यह्रास माइनस करना पड़ेगा। नहीं, मूल्यह्रास वहां चला जाएगा तो शुद्ध निकल के आ जाएगा। तो यानी दूसरा फॉर्मूला बनता है सकल माइनस मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो 2 फॉर्मूला हमने पढ़ लिए, जो कि देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला एक्चुअल में, सकल इज इक्वल टू शुद्ध प्लस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, और अगर शुद्ध निकालना है तो मूल्यह्रास वहां जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर। नंबर 2, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय अगर आपको निकालनी है, राष्ट्रीय आय अगर आपको निकालनी है तो आपको घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़नी होती है। शुद्ध साधन बोल लो या कारक बोल दो, एक ही बात है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घरेलू आय की डेफिनेशन लिखते थे, देन उसके बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हम उसमें जोड़ देते थे। और अगर मुझे घरेलू आय निकालनी होगी तो घरेलू आय अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको वहां भेज दूंगा। इसका मतलब राष्ट्रीय आय में से माइनस हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो 4 फॉर्मूले हमने कर लिए। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए, ऐसी अगर आपको बाजार कीमत निकालनी है, या बाजार मूल्य बोलो या कीमत अच्छा रहेगा, या जिसको हम एमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस, आपका एमपी याद रखना है, ठीक है ना। तो बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो आपको कारक लागत, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, एफसी आपके इसमें यूज होगा।
तो बाजार कीमत निकालना तो कारक लागत में जोड़ना होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये आपको जोड़ना होगा। और अगर आपको कारक लागत निकालनी है, यानी अगर आपको एफसी निकालना है, तो बाजार कीमत में से माइनस कर दो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए फटाफट से, हमने कुछ फॉर्मूले लिख लिए हैं, यहां तक हो गया होगा यहां तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगर देखना एक चीज, पहले मैं इनको समझा देता हूं, फिर 2-4 और लिख लेता हूं फॉर्मूले। देखो हम किस तरह से करेंगे, देखो हमेशा याद रखना सकल हमेशा बड़ा होता है। सकल मतलब बहुत समथिंग बिफोर लॉस, यानी कुछ घटाने से पहले जो आपके पास अमाउंट होता है उसको सकल बोलते हैं। उसमें से जब आप घटा लेते हो कुछ अमाउंट को, तो जो निकल के आता है उसे शुद्ध कहते हैं। यानी शुद्ध हमेशा छोटा होगा, सकल हमेशा बड़ा होगा। अब जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी करोगे। अगर आप चाहते हो कि चैप्टर आसानी से और लंबे टाइम तक के लिए दिमाग में छप जाए, तो जैसी एक्टिविटी मैं कर रहा हूं बिल्कुल सेम वैसी आप करिए। ठीक है, मैं जब भी आपको सकल बोलूंगा तो सकल हमेशा बड़ा होता है, तो आप थोड़ा ऊपर रखना, अपने एक हाथ को ऊपर रखोगे, यानी सकल ये रहा। शुद्ध बोलूंगा तो शुद्ध थोड़ा नीचे, क्योंकि शुद्ध छोटा होता है। सकल जिसमें से अभी कुछ नहीं घटा, बिफोर समथिंग बिफोर लॉस है, यानी सबसे ज्यादा वाला अमाउंट। शुद्ध जब सब कुछ घट घुटा के नेट जो बचता है, यानी वो नीचे है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा मैं कि सकल से शुद्ध पे जाना है, यानी सकल से शुद्ध पे जाना, अगर मुझे नीचे आना तो मुझे कम करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन। और अगर मुझे शुद्ध से सकल पे जाना है, यानी मुझे ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए तो प्लस करना पड़ेगा। और क्या प्लस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखो पहले वाले केस में चाहे माइनस हो रहा हो चाहे प्लस हो रहा हो, दोनों ही में क्या है? मूल्य राशि, यानी डेप्रिसिएशन। क्लियर? दूसरे में जो डिफरेंस होता है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का डिफरेंस होता है, तीसरे में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का डिफरेंस होता है। आपको मेनली जो सीखना है वो ये सीखना है कि इनमें अंतर किस चीज का है। इसमें अंतर देखो तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर है, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अंतर है, और इसमें आपका मूल्य ह्रास का। यानी मैंने आपको बोला सकल ये राम, शुद्ध ये राम, मुझे शुद्ध से सकल पे जाना है तो ऊपर जाना है, इसका मतलब शुद्ध से सकल पे, तो ऊपर जा रहा हूं तो प्लस करूंगा मूल्य ह्रास। क्लियर? ऐसे मान लो राष्ट्र या घरेलू, तो बड़ा कौन है? राष्ट्र हमेशा बड़ा होगा, घरेलू हमेशा छोटा होगा। आपसे मैं बोलूंगा मुझे घरेलू से राष्ट्र पे जाना है, तो घरेलू से राष्ट्र यानी प्लस करना विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और अगर मैं बोलूंगा मुझे राष्ट्रीय से घरेलू पे जाना, उल्टा जाना है, तो मैं माइनस कर रहा हूं, देखो नीचे आ रहा हूं, है ना? क्या माइनस करूंगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, क्योंकि इनका डिफरेंस वही होता है। तीसरा मार्केट प्राइस और कारक लागत, यानी बाजार कीमत और जो आपका कारक लागत था, यानी साधन कीमत जिसे आप बोल सकते हो। इसका क्या करें? देखो मार्केट बड़ी होती है या कारक, तो हम बोलेंगे हमेशा मार्केट बड़ा होगा। कौन? मतलब बाजार ज्यादा बड़ा होता है, उसमें बैठा हुआ एक सब्जी वाला वो थोड़े ना बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे मार्केट बड़ी है, फैक्टर कम है। अब वही चीज है, मार्केट से बोलेगा मुझे कारक पे जाना है, नीचे जाना है तो माइनस करूंगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और अगर नीचे से ऊपर जाना है तो मैं प्लस करूंगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये एक्टिविटी हम करते चले जाएंगे, हर क्वेश्चन में करेंगे जहां तक है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले पढ़े, शुद्ध इक्वल टू ये सकल इक्वल टू शुद्ध प्लस मूल्य ह्रास। अब ये आपने देखो लिख लिए, रट्टा मारने की कोशिश मत करना, जब हम धीरे धीरे फॉर्मूले पढ़ते चलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, यहां तक आप उतार लो, मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद 3 फॉर्मूले मैंने लिखे, 3 का मतलब 6 हो गए। ठीक है ना, 6 फॉर्मूले हमने लिख लिए। उसके बाद ये जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए हैं, यानी ये कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको निकालने के लिए विदेशों से प्राप्त साधन आय, यानी जो आपने विदेशों से प्राप्त किया साधन आय, दोनों में अंतर क्या था? यहाँ पे शुद्ध होता है, याद रखना। ठीक है ना, तो विदेशों से प्राप्त साधन आय में से माइनस कर दो विदेशों को प्राप्त साधन आय, यानी अगर ध्यान से देखा जाए साधन आय, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकालने के लिए मैंने आपको ये पहले पढ़ा दिया था, से में से क्या घटाया जाता है? को। से में से क्या घटाया जाता है? को। यानी अगर मैं से में से, इसमें से विदेशों से वाले में से को वाला घटा दो, यानी जो बाहर गई है इनकम, बाहर से जो इनकम आई है वो, और जो हमारे यहाँ से बाहर गई है दूसरी कंट्री में वो, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होगा, जो ऐसे निकलता है। क्लियर है? उसके अलावा ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ लेते हैं, ये निकलेगा कैसे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए आपको अप्रत्यक्ष कर में से
माइनस करना होगा आर्थिक सहायता को। आर्थिक सहायता मतलब आपकी सब्सिडी हो गई, यानी जैसे आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको निकालना है तो आप अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी घटा देना है, आर्थिक सहायता घटा दोगे तो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल के आ जाएगा। तो यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, आप कर के बारे में देख लेते हैं। देखो वैसे में जो कर के बारे में अच्छे से पढ़ना वो हमें बजट वाले चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि वहां पे कर के ऊपर है काफी अच्छा खासा है, ठीक है। बट अभी मैं आपको अप्रत्यक्ष कर के लिए मैं आपको प्रत्यक्ष कर भी समझा देता हूं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके होते क्या है, ठीक है, जिससे हमको आसानी होगी समझने में आगे। तो देख, कर दो तरह के हो गए, यानी टैक्स दो तरह का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, यानी जिस व्यक्ति पर इसको लगाया जाएगा वो ही उसी के द्वारा ही इसका भुगतान किया जाएगा। यानी जैसे आपने मान लो सैलरी कमाई, इनकम आपने कमाई तो टैक्स भी तो आप ही दोगे ना, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी जिस पे लगाया, जिसने कमाया उसी ने टैक्स दिया, वो हमारा हो गया डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये अर्थात जो लगाया तो किसी एक व्यक्ति पर जाता है, यहां से पढ़ो पहले, जो लगाया तो किसी एक व्यक्ति पर जाता है मगर उसका भुगतान कौन करेगा, अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यानी लग किसी पे रहा है, पे कोई और कर रहा है, वो हमारा अप्रत्यक्ष हो गया। इसमें मैंने क्या बताया, जिस पे लगाया उसी ने टैक्स पे किया, वो हमारा डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अर्थात इसके भार को, किसके, इसके भार को टाला नहीं जा सकता, यानी जिसके ऊपर ये लगेगा उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया। जबकि इसके भार को टाला जा सकता है, ठीक है, लग किसी पे रहा है, दे कोई और रहा है। अब बोलोगे ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल होता है, ये एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है। और बहुत बड़ी, सबसे बड़ा यही है, ध्यान से अगर देखोगे, देखो आप क्या दुकान में गए, इसमें तो सीधा सीधा था कि आपने इनकम कमाई तो टैक्स आप ही दोगे, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। बट आप देखो दुकान में गए, दुकान में मान के चलो मैगी का पैकेट लेने गए, सब एक एग्जांपल है खाली, आप 12 रुपए का मैगी का पैकेट लेने गए, उसमें 2 रुपए का मान लो टैक्स है। अब ध्यान से देखो, आपने दुकानदार को कितने दिए, क्या 10 रुपए देते हो या 12 के 12 देते हो, आप 12 के 12 पे करते हो। अब ध्यान से देखा जाए तो उसमें 2 रुपए का तो टैक्स था, यानी मैगी की वैल्यू सिर्फ 10 रुपए थी, तो इसका मतलब वो 2 रुपए जो है पूरा 12 रुपए के अंदर जो भी इनकम कमाई होगी वो किसने कमाई होगी, दुकान वाले ने कमाई होगी। मगर टैक्स किससे वसूल कर लिया, आपसे वसूल कर लिया। इसका मतलब को कमा कोई और रहा है, दे कोई और रहा है, यानी कमा तो वो रहा है और टैक्स हमारी जेब से निकल रहा है, उसको कहते हैं हम अप्रत्यक्ष कर, यानी जिसमें कमा कोई और रहा था और दे कोई और रहा है, ठीक है ना। तो हमने वर्ड क्या बोला, ये वह कर है जिसका भार दूसरों पर टाला जा सकता है, अर्थात जो लगाया तो किसी एक व्यक्ति पे जाता है, लगना किसी पे चाहिए था और भुगतान कोई और कर रहा है, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्लियर। जबकि प्रत्यक्ष कर में मैंने आपको क्या बताया, जो जिस पर लगाया जाएगा वही उसका पे करेगा। उदाहरण आपको ध्यान रखना है, आयकर यानी इनकम टैक्स, निगम कर, उपहार कर, ठीक है, संपत्ति कर, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स जो है, कंपनी टैक्स जो भी हम कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं, सारे टैक्स हो गए हमारे कौन से, आपके डायरेक्ट टैक्स के पार्ट है। आयकर, निगम कर, ठीक है, निगम मतलब कंपनी फर्म की बात कर रहा है, आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स के यानी प्रत्यक्ष कर के पार्ट होते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल में है। और अप्रत्यक्ष कर में देखो आज के टाइम पे आपको पता है जीएसटी चल रहा है, यानी वस्तु और सेवा कर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी जीएसटी हमारा चल रहा है, तो हम जीएसटी की ही बात करेंगे। बट इससे पहले देखो आपको ना, जब जीएसटी नहीं था तो ये सारे नाम भी देखने को मिलते थे, काफी चीजें, और अभी भी हो सकता है क्वेश्चनों में आपको ये देखने को मिल जाए, तो इसलिए अपने आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो उसमें बिक्री कर हो गया, उत्पादन कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया आदि, यानी जैसे एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल हम पढ़ते थे ना, सर्विस टैक्स, वैट, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से रख लो, फायदेमंद रहोगे आप, ठीक है ना। मगर अगर देखा जाए तो वैसे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको जो क्वेश्चन है ना उसमें जीएसटी लिखा रहा है वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। बट फिर भी आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे भी। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, मेरे साथ साथ उदाहरण इसको भी, ठीक है। देखो हमें क्या है, इस चैप्टर में मैक्सिमम जो चीजें पूछ सकता है वो कितनी पूछ सकता है, ठीक है, मैंने कहा मैक्सिमम आपसे 8 चीजें पूछ सकता है। क्या पेपर में 8 पूछेगा, नहीं, 1 या 2 पूछेगा, ठीक है, याद करना 1 और 2 पूछेगा। और हो सकता है, अब तो रिवर्स क्वेश्चन आते हैं काफी टाइम से, तो रिवर्स वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ये रिवर्स क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, जैसे जैसे हम स्टार्ट करते चले जा रहे, देखो आगे बढ़ती जा रही क्लास, ठीक है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। बट अभी मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, आप भी लिखिए, देखो क्या है, आपको पढ़ना भी आ जाएगा इससे। देखो मैं सकल लिख रहा हूं, मैंने 4 बार सकल लिखा, 4 बार मैंने सकल लिख लिया, 4 बार मैं शुद्ध लिख लेता हूं, 4 बार मैंने सकल लिखा, 4 बार मैंने शुद्ध लिख लिया। अब 4 का आधा 2 होता है, चलो मैं 2 बार घरेलू लिख लेता हूं,
घरेलू आय या उत्पाद, आय और उत्पाद एक ही बात है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। तो घरेलू आय लिख लेता हूं दो बार राष्ट्रीय लिख लेता हूं, फिर 2 बार घरेलू, और 2 बार राष्ट्रीय, ठीक है। यानी मैंने 4 बार पहले क्या लिखा, सकल, 4 बार शुद्ध लिखा, उसका फिर मैंने 2-2 के जोड़े बनाए, मैंने 2 बार घरेलू 2 बार राष्ट्रीय, 2 बार घरेलू 2 बार राष्ट्रीय, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यानी अब एक बार मैं लिखने जा रहा हूं एमपी, एक बार लिख रहा हूं मैं एट एफसी, एक बार लिख रहा हूं एमपी, एक बार लिख रहा हूं एफसी, एक बार लिख रहा हूं एमपी, एक बार लिख रहा हूं एफसी, एक बार लिख रहा हूं एमपी, और एक बार लिख रहा हूं मैं एफसी। ये क्या चीज है बच्चे, देखो पढ़ना भी आ जाएगा इससे आपको, और आपको पता चल जाएगा मैं कर क्या रहा हूं। देखो होता क्या है, इसको पढ़ते कैसे, देखो ध्यान से देखो, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको पढ़ोगे तो कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या आय, इसको पढ़ेंगे तो कारक लागत पर क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको पढ़ेंगे तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद। ठीक है, आपको पढ़ना समझ में आ रहा है। अगर मैं शॉर्टकट बनाने की कोशिश करूं तो शॉर्टकट कैसे बनेगा, सकल देखो इस तरह से लिखा सकता है, ग्रॉस को सकल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए। घरेलू यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उत्पाद के लिए आप प्रोडक्ट यूज करो, एट एमपी। इसको बनाना हो मुझे तीसरे नंबर को, तो क्या बनाओगे आप इसको, सकल है दोबारा तो जी, राष्ट्रीय तो एन, प्रोडक्ट ले पी, एट एमपी। मान लो मुझे ये वाला बनाना है, तो क्या बनाओगे इसमें, इसके लिए बनाओगे आप शुद्ध यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। इस वाले को बनाना होगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी ये बनाना भी आपको पता होना चाहिए, और ये शॉर्टकट नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे टीचर पूछ लेता है तो ये मत बोलना कि मैंने तो हिंदी मीडियम से, तो मुझे नहीं पता होना चाहिए इतना। तो देखो इस तरह से मैंने लिखा, और कोई देख लो आप बनाना चाहो, जैसे इसको मान लो, इस वाले को बनाना है मुझे, तो शुद्ध यानी नेट, घरेलू यानी डोमेस्टिक डी, प्रोडक्ट ले दो वही पी, इनकम और प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे, इसमें कोई पंगा यहाँ पे नहीं है, इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, है ना, बनाना भी सीख गए। ठीक है, एक और बना देता हूं आपके लिए मैं, ये वाला बना लो चाहे तो, सकल यानी जी, घरेलू यानी डी, प्रोडक्ट यानी पी, एट एफसी। और पढ़ना भी आपका आगे आपको कि बाजार कीमत पर निकालना है या फिर कारक लागत पर निकालना। तो इनमें से देखो कोई भी चीज आपसे निकालने के लिए पूछा जा सकता है, और रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। जो रह गया वो आप खुद भर लेना। अब ये अपने पास रखना, मैं इसमें क्वेश्चन बना के दूंगा अगली पार्ट में। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।